सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेस एंड मैनेजमेंट का लास्ट वीडियो। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जहां पर हमने रिसोर्सेस क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्सेस का मिसमैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, उसके पोल्यूशन कैसे होते हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि ये जो रिसोर्सेस होते हैं, इन रिसोर्सेस का हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि अगर हमने मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया तो ये सारे रिसोर्सेस बहुत ही जल्दी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। We need to plan the utilization of our natural resources to maintain the ecological balance। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस को मतलब इन्वायरमेंट को अच्छे से बैलेंस करके रखना है तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, इसके लिए भी हमें प्लान बनाना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स मीटिंग आवर करंट रिक्वायरमेंट्स एंड कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। मतलब हमें अब ऐसे एक प्लान की जरूरत है जिस प्लान का यूज करके हम लोग क्या कर सके, अभी जो करंट में हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए और फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए क्या हो सके, ये सारे रिसोर्सेस बच भी सके। ऐसे प्लान की जरूरत है। वी कैन अडॉप्ट द फॉलोइंग मेजर टू अचीव दिस बैलेंस। और वो प्लान क्या क्या हो सकते हैं, इस पॉइंट से हम लोग समझते हैं। बेसिकली हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट ध्यान में रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या था, आप लोगों को याद होगा कि ऐसा डेवलपमेंट मॉडल या ऐसा डेवलपमेंट प्लान जहां पर हम लोग अपने करंट रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सकते हैं, इसके अलावा आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लोगों के लिए भी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। ऐसा मॉडल क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल कहलाता है। अब ये अचीव करने को उसके क्या क्या तरीके हैं, तो पहला है फोकस ऑन अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। मतलब जहां जहां पर पॉसिबल हो हम लोगों को अल्टरनेटिव एनर्जी का यूज करना चाहिए। जैसे जिन जगहों पर जो है सनलाइट साल भर में मैक्सिमम टाइम अवेलेबल होता है, जैसे हमारे इंडिया में जो सनलाइट जो होता है वो 12 महीने में कम से कम हमें 8 से 9 महीने तक कंटिन्यूअसली हमें जो है लाइट मिलता है। तो हम इंडिया में क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी के बारे में जो है ज्यादा फोकस कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसी पर वर्क कर रहा है, सोलर एनर्जी पर। ठीक है, इसके अलावा जो एरिया जहां पर विंड एनर्जी लगाई जा सकती है, जैसे गुजरात हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, क्योंकि कोस्टल एरिया जो होता है, कोस्टल एरिया का मतलब होता है जो सी या ओशन के किनारे होते हैं, वहां पे कंटिन्यूअसली हवाएं चलते रहती हैं। तो उन हवाओं के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। We can replace resources that cause high level of pollution with the alternative resources। मतलब ये बोला जा रहा है इसमें कि हमें उन सारे रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन अवॉइड द यूज ऑफ कोल एज फार एज पॉसिबल एंड यूज द नेचुरल गैस इंस्टेड। जैसे कि जो कोल होता है, कोल जो होता है उसको यूज करने से बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्मोक निकलता है, जिसके कारण से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को अवॉइड करने के लिए नेचुरल गैसेस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस जो होते हैं वो कम स्मोक क्या करते हैं, ना के बराबर स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो कोयले से बहुत सारे सल्फर डाइऑक्साइड, दुनिया भर के ऑक्साइड निकलते हैं जो कि पॉल्यूशन करते हैं। तो वो चीजों से बचा जा सकता है जब हम लोग कोल के प्लेस में किसका यूज करें, नेचुरल गैस का यूज करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने जो है एक उज्ज्वला स्कीम के बारे में सुना होगा। उज्ज्वला स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जिनके पास जो है खाना बनाने के लिए जो है चूल्हा यूज करते हैं, जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं है, उनको क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गैस सिलेंडर और चूल्हा प्रोवाइड करती है, जिसके कारण से वो कंडे वगैरह से खाना बनाने का काम कम करें, लकड़ी का यूटिलाइजेशन कम करें और गैस वगैरह से जो है क्या करें, खाना बनाए। इसको प्रमोट करने के लिए उज्ज्वला स्कीम जो है लाया गया था। We can also make greater use of solar energy and wind energy to ensure long term energy availability। वही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जहां जहां सनलाइट अवेलेबल होता है वहां पर सोलर एनर्जी यूज करेंगे, और जहां जहां जो है विंड एनर्जी अवेलेबल है वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, विंड एनर्जी का जो है यूज करेंगे, ताकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके।
In addition, we can give incentives and develop system to promote such alternative energy. साथ ही साथ हम लोग लोगों को encourage करने के लिए, ताकि वो पुराने मीडियम को छोड़कर नए मीडियम को एक्सेप्ट करें, इसके लिए हम लोग उनको incentives भी दे सकते हैं। जैसे जब आप गैस सिलेंडर भराने जाते हो तो गैस सिलेंडर में आपको सब्सिडी मिलती है, ठीक है, 200 रुपए या 250 रुपए की सब्सिडी जो है आपको दी जाती है। सब्सिडी मतलब एक तरीके से कैशबैक आपको दिया जाता है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा गैसेस का यूज करें करके। सेकंड जो हमारे स्टेप वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज। देखो, एक तो हम लोग अपने लेवल पर कर सकते हैं, अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट लेवल पर और क्या किया जा सकता है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ। हमें क्या करने हैं, कुछ ऐसे लॉ बनाने हैं जो कि क्या हो, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करें। और ये लॉ काफी स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ताकि कोई भी, चाहे कोई भी पर्सन इसको वायलेट करे, उसके अगेंस्ट में हम क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सके, ऐसा होना चाहिए। The government has enacted many environment related laws and set environmental standards to achieve this goal. What is now required is strict implementation and observation of these law and standards. देखो, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है लॉ बनाकर रखा हुआ है, लेकिन वो सारे के सारे जो लॉ है वो पेपर में ही है, उसको एक्चुअल में अप्लाई उतना स्ट्रिक्टली नहीं किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें क्या करना है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो लॉ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एक चीज आप अपने लाइफ में हमेशा याद रखना, जब आपको बहुत बड़े लोगों के बीच में रिवॉल्यूशन लेकर आना है, आपको बदलाव करनी है, लोगों को बदलना है, तो लोगों को बदलने के लिए जब तक स्ट्रिक्ट रूल नहीं होगा तब तक लोग नहीं बदलेंगे। खासकर इंडिया जैसे कंट्री में, जहां का पॉपुलेशन दुनिया का सेकंड हाईएस्ट क्या है, पॉपुलेटेड वाला कंट्री है। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि जब आपको चेंजेस लाना है बहुत बड़े लेवल पर, तो उसके लिए आपके पास स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए। तो वही चीज यहाँ बोला जा रहा है कि अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी लॉ है वो एकदम स्ट्रिक्ट होने चाहिए। वेस्टेज शुड बी सेग्रीगेटेड एंड रिसाइकल। जो भी वेस्टेज होते हैं पहले उनको हम अलग अलग कर लें। जैसे आजकल आप लोग देखे होंगे कि नगर निगम में जो है अलग अलग बाल्टी, अलग अलग कलर की यूज होती है। कुछ ब्लैक कलर की बाल्टी दिया जाता है, कुछ हरे कलर की। हॉस्पिटल में भी देखे होगे पीले कलर का डस्टबिन होता है, ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है, ब्लैक कलर का होता है। उसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो लिक्विड वाले होते हैं उनको अलग करते हैं, जो सॉलिड वाले होते हैं उनको अलग करते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल होने वाले वेस्ट हैं उनको अलग करते हैं। तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा, वेस्ट को जो है सेपरेट करना पड़ेगा। जो खराब चीजें हम फेंकने वाले हैं उसको पहले क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, फिर उनको रिसाइकल करना पड़ेगा। इससे क्या हो सकता है, काफी हद तक पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। इंस्टॉलिंग पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट शुड बी मैंडेटरी फॉर इंडस्ट्रीज। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी ओपन होती है, और इंडस्ट्रीज के थ्रू बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सरकार को भी पैसा मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडस्ट्रीज वगैरह पर कुछ रेगुलेशन ना या कंट्रोल ना करें। हमें स्ट्रिक्टली ये बोलना पड़ेगा कि जो भी फैक्ट्रीज जो होती हैं, जो इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जब वो सेटअप होंगी, क्योंकि वहां से बहुत सारे स्मोक निकलते हैं, तो उनको पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो जो भी इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो क्या करने हैं, लगाने हैं। जैसे दिल्ली में, हमारा जो कैपिटल है इंडिया का, दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो वहां पर जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़े बड़े जो है टावर लगे हुए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग वाटर फिल्टर टावर बोलते हैं, जो कि वाटर को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। The government should establish waste treatment facilities in every region। साथ ही साथ गवर्नमेंट को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां जहां पर पॉसिबल हो वहां पर वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जो है अवेल किया जा सके, ताकि लोग वहां पर अपने वेस्ट को ले जाकर छोड़ सके, ताकि जिसके कारण से क्या हो सके, वो जो है, जो वेस्ट है वो रिसाइकल हो जाए या रीयूजेबल चीज में जो है कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट को भी वर्क जो है करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, industries using dangerous pollutants such as mercury, chromium, etc. should be monitored to control their emission। जो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं, मरकरी वगैरह, क्लोरीन वगैरह, क्रोमियम वगैरह का यूज करती हैं, ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनके जो वेस्ट होते हैं।
तो इनका एमिशन पे हमें बार बार बीच बीच में मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि इनका लेवल जो है, जो जो किसी प्लांट से निकल रहा है वो सही है कि नहीं, कहीं ज्यादा मात्रा में मर्क्यूरी वगैरह तो नहीं निकल रहा है करके आपको हमेशा बीच बीच में मॉनिटरिंग टीम की जो है जरूरत पड़ेगी, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो चाहे गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो। दोनों जगह पर हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज होने चाहिए अलग से, जो कि क्या कर सके, सिर्फ इस बात को देखें कि इस इंडस्ट्री से निकलने वाला जो स्मोक है, जो वेस्ट है, उसका रेंज बढ़ा तो नहीं है, वो ज्यादा डेंजरस तो नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम लोग रिसोर्सेज को सब लोग आपस में बराबर यूज करें तो पॉल्यूशन कम हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अपने ग्रीड के कारण क्या करते हैं, कई बार जो है इसका एक्सेस अमाउंट में यूज करना चालू कर देते हैं। तो देखो 100 में से एक आदमी ऐसा होता है जो कि रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज करता है, बाकी 99 जितना रिसोर्सेज का यूज नहीं करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो एक आदमी करता है, मतलब 1% लोग करते हैं, जिसके कारण से एक्सप्लॉइटेशन होता है, क्योंकि वो 1% लोग जो बहुत लालची होते हैं, पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। इसीलिए गांधी जी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था, क्या दिया था कि द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। हमारे नेचर में या हमारी दुनिया में सारे लोगों की जो भी नीड है, जो भी जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए सफिशिएंट चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जो लालच करते हैं। मतलब अगर आप कंट्रोल करके यूज करोगे तो रिसोर्सेज सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर ग्रीडी बनकर यूज करोगे तो आप कितना भी रिसोर्सेज दे दो वो कम पड़ जाएगा। ये गांधी जी का फेमस कोटेशन आपको याद रखना है कि द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड। इस दुनिया में सारी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जो लालची होते हैं, उनका कभी लालच कभी खत्म ही जो है नहीं होता है। देखो अगला टॉपिक है न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड द चैलेंजेस इन द रिसोर्स मैनेजमेंट, अ केस स्टडी। अब देखो किस तरीके से हमारे पास जब हम लोग एक नया प्लान या एक नया मॉडल जो है स्टैब्लिश करते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, या किसी भी जगह पे जो है, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, किसी भी चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम लोग कुछ नया काम करते हैं तो उसमें हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो उसी एक चैलेंज का एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे किससे, एक केस स्टडी से। और ये केस स्टडी क्या है, इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया, ये राजस्थान में जो है बसा हुआ है। देखो दिस कैनल स्टार्ट फ्रॉम हरिके बैराज इन पंजाब, इट ट्रेवर्स द थार डिजर्ट एंड फ्लो पैरेलल टू द पाकिस्तान बॉर्डर। देखो आप लोगों को पता होगा कि हमारे इंडिया में पंजाब एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारे रिवर्स जो है यहाँ से फ्लो होते हैं। इवन पंजाब का नाम जो है 5 नदियों के कारण ही रखा गया था, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, सतलज, इन पांचों रिवर्स जो है यहाँ से गुजरते हैं। तो वहां पर पंजाब में ना एक जगह है जहाँ का हरिके नाम है। हरिके नामक जगह पर जो है एक सतलज नदी पर जो है क्या बनाया गया है, एक डैम बनाया गया है, या एक बोल सकते हो स्टॉप डैम बनाया गया है, जिसको बोलते हैं हरिके बैराज बोलते हैं। इस हरिके बैराज पर पानी, डैम का पर्पस क्या होता है, पानी को रोक के रखना। तो हरिके बैराज पर जो है पानी को रोक के रखा जाता है, और ये पानी इतनी ज्यादा होती है कि इसको हम लोग पंजाब से कहाँ भेज देते हैं, राजस्थान भेज देते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। राजस्थान पता होगा आपको कि पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। तो राजस्थान का वो एरिया जहां पर बहुत सारे डेजर्ट होते हैं, पूरा रेत है, मिट्टी है, वहां पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उन जगहों पर जो है हम लोग हरिके बैराज से क्या करते हैं, पानी को राजस्थान में भेजते हैं। काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो ये पानी किसके थ्रू जाता है, क्या हम लोग पाइपलाइन के थ्रू भेजते हैं, आंसर है नहीं। इसके लिए एक कैनाल बना हुआ है पंजाब से लेकर राजस्थान तक। आप इसके बारे में यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हो, देख भी सकते हो कि पंजाब के हरिके नामक बैराज से पानी को किस तरीके से राजस्थान के जो है सदर्न वेस्ट एरिया में जो है भेजा जाता है। देखो द लेंथ ऑफ द मेन कैनाल इज 650 किलोमीटर। देखो ये एक कैनाल का आपको फोटो दिया है, इतना बड़ा कैनाल है जो कि पंजाब से जो है राजस्थान तक जो है जाता है, और पानी को भेजा जाता है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में बारिश भी कम होती है, वहां पर पानी स्टोर करने की कोई फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर कैनाल, मेन कैनाल की लेंथ की बात करें तो मेन कैनाल का लेंथ 650 किलोमीटर के आसपास है, मतलब मेन। फिर इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ से और भी निकले हुए हैं। अगर इन सबको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं छोटे छोटे और कैनल्स को भी, तो इसका लेंथ बढ़कर कितना हो जाता है, 9060 किलोमीटर जो है हो जाता है। The estimated irrigated area is about 20 लाख हेक्टेयर। और इस कैनल के थ्रू देखो 20 लाख हेक्टेयर जमीन पर जो है पानी जो है डाला जाता है, जिसके कारण से इरिगेशन के कारण वहां पर जो है एग्रीकल्चर कर पाना पॉसिबल हो पाया है।
द थार डेजर्ट हैव मैसिव सैंड ड्यून्स एंड द स्पेयर्स वेजिटेशन। और ये पानी को हम लोग कहाँ भेजते हैं? राजस्थान के उन जगहों पर भेजते हैं जो कि बेसिकली थार डेजर्ट से बिलोंग करता है। मतलब थार आपको पता होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट है। तो यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा सूखा होता है, यहाँ पर हवाएं चलती हैं, टेम्परेचर जो होता है 50 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पर बारिश जो होती है वो 10 मिलीमीटर से भी कम होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो 1300 मिलीमीटर तक बारिश होती है, 1400 मिलीमीटर तक बारिश होती है। सोच सकते हो ये हमारे यहाँ से 100 गुना कम बारिश राजस्थान में होती है। तो सोच सकते हो वहां पे पीने के पानी की कितनी दिक्कत होगी। तो पीने के पानी की अगर दिक्कत है तो एग्रीकल्चर में तो और भी ज्यादा दिक्कत होगा ही। तो वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता था, तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाता था तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि पंजाब के पानी को हम लोग कहाँ भेजेंगे? राजस्थान भेजेंगे, ताकि पंजाब में जो एक्सेस वाटर है उसका यूटिलाइजेशन हो सके। अब देखो इस पूरे प्रोग्राम के कारण जो है क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई और क्या क्या इसके कारण अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले। इरिगेशन इन फेज वन इज कमांडेड एरिया बिगिन इन 1960। ये जो राजस्थान तक पानी पहुंचाने का जो काम है वो दो फेज में हुआ था। पहला फेज स्टार्ट हुआ था 1960s में और दूसरा फेज चालू हुआ था 1980 में। द कैनाल ट्रांसफॉर्म द डेजर्ट इनटू द लस इन द मॉइस्ट एरिया। और इसी कैनाल के कारण से क्या हुआ, जो एरिया पहले बहुत ज्यादा सूखा था, रेत वगैरह होते थे, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगे, पेड़ पौधे वहां पर उगने लगे और वो एरिया बहुत अच्छा हरा भरा जो है होने लगा। अफॉरेस्टेशन इन द पोस्चर डेवलप वेयर आल्सो टेकन अप। जहां पर पहले पेड़ पौधे का नाम तक नहीं था, नाम मात्रा नहीं था, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ भी होने लगे। वेयर फार्मर्स अर्लियर ग्रो चना बाजरा ज्वार इंटेंसिव एग्रीकल्चर अलाउड टू देम कल्टिवेटिंग व्हीट एंड कॉटन। जहां पर 1960 से पहले के जो वहां के जो किसान होते थे, बारिश कम होती है करके जिन फसलों को कम पानी चाहिए रहता है, जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, उनकी खेती करते थे क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी कैनल या इंदिरा कैनल जब राजस्थान पे पहुंचा, तो अब पहले के जो किसान जो चने वगैरह की खेती करते थे ना, अब वो कॉटन की एग्रीकल्चर करने लगे, वीट का एग्रीकल्चर करने लगे। सोच सकते हो कि कितना फायदा हुआ है पंजाब के पानी का राजस्थान में करने के लिए। इसी तरीके से और भी प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए जो है क्या है, गवर्नमेंट अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है वो एक अमृत योजना चलाने के बारे में सोच रही है, काफी हद तक चल भी रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है, जो हमारा इंडिया का नदन पार्ट है ना, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, वहां पर बहुत सारे रिवर्स हैं। तो रिवर्स के कारण पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि हमारे इंडिया का साउथ वाला जो रीजन है वहां पर बारिश थोड़ी सी कम होती है। तो हम ये क्या चाहते हैं कि नॉर्थ के जितने भी रिवर्स हैं उसको हम लोग एक कैनल के थ्रू कनेक्ट कर दे, कहां से, साउथ इंडिया से। तो जिससे यहाँ का जो एक्सेस वाटर है वो कहाँ पहुंच जाए, साउथ में, और साउथ में जो वाटर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और नॉर्थ वाले एरिया में जो है देखा होगा आपने, बिहार में, यूपी में बाढ़ बहुत ज्यादा आता है, तो बाढ़ के कारण बहुत सारे लोगों की लाइफ डैमेज होती है। तो अगर हम लोग इसको कैनल के थ्रू अगर साउथ में पहुंचा सके तो बाढ़ का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा और साउथ में पानी की जो प्रॉब्लम वो भी खत्म हो जाएगी। सेम वही चीज है ईस्ट और वेस्ट के साथ। वेस्ट वाले रीजन जो होते हैं वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, ईस्ट वाले एरिया पर कम होती है। महाराष्ट्र वगैरह में देखना बारिश कम होती है, सबसे ज्यादा सूखा महाराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। तो वेस्ट के पानी को हम कैनल के थ्रू कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, ईस्ट वाले एरिया, गुजरात महाराष्ट्र ये वाले एरिया में पहुंचाना चाहते हैं। तो जिसके कारण से जो वेस्टर्न पार्ट है हमारे इंडिया का, वहां के ज्यादा एक्सेस पानी को हम लोग, पंजाब जैसे एक्सेस पानी को राजस्थान पहुंचाए ना, वैसे ही वेस्ट को हम लोग ईस्ट में पानी को पहुंचाना चाहते हैं और नॉर्थ के पानी को साउथ में पहुंचाना चाहते हैं, ताकि बाढ़ का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए और सूखे की प्रॉब्लम भी क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। ये एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जिस पर गवर्नमेंट वर्क कर रही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से जो है पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने से फायदा होता है। अब देखो इसके फायदे के अलावा नुकसान क्या हुआ। However, excessive irrigation and intensive agriculture over the years led to problems such as waterlogging and the increased salinity। अब देखो राजस्थान में जब पानी पहुंचने लगा कैनल के थ्रू, तो वहां के लोग बहुत ज्यादा खेती करने लगे। अब अगर आप एक्सेस अमाउंट में किसी भी चीज को करोगे तो उसके कारण से सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है अगर किसी जगह पर, तो वहां का पानी, वो जो जमीन है वो खेती लायक नहीं होता है। देखो पानी अगर लिमिटेड अमाउंट में मिल रहा है किसी लैंड को तो सही है, लेकिन अगर किसी लैंड में वाटर अगर एक्सेस अमाउंट में पहुंच रहा है तो उसके कारण से पानी वहां पर जमा हो जाता है और उस सॉइल में सैलिनिटी मतलब जो है एसिडिक चीज क्या होती है, बढ़ने लगती है, फिर वो एग्रीकल्चर के कारण नहीं हो पाता है। इसीलिए पंजाब के जितने भी बड़े बड़े जो किसान हैं
वो पंजाब में अपनी जमीन को बेचकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ऐसे जगहों पर जो है जा रहे हैं पंजाबी लोग। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो है पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, नई नई टेक्नोलॉजी भी थी, तो वहां की जमीनें जो है इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर हो चुकी है वहां पर कि अब वहां की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। ठीक है, पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा खेती होता है जिसके कारण से उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन होते जा रही है, जमीन खराब होते जा रहे हैं, तो अब अपनी सारी जमीन को बेच कर जो वो क्या कर रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं। तो बहुत ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी होने के कारण भी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ये रहा हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। क्या क्या प्रॉब्लम आता है किसी भी रिसोर्सेज को मैनेज करने में, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, हम सब ने इस वीडियो में कवर कर लिया। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाय बाय।